एवरीवन, हे दिस इज नीलम हियर। कैसे आप सब? आई होप ऑल गुड। सो हम लोग यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर को स्टार्ट किए थे और हम लोग यहाँ पे बहुत सारे कंसेप्ट वाले टॉपिक को क्लियर आउट किए थे। और आज का ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि आपके बस कुछ ही मिनट में यहाँ पे हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट 3 टॉपिक को क्लियर आउट करने वाले हैं विथ वेरी इजी एक्सप्लेनेशन। अगर आपको बिलीव ना हो तो आप वीडियो को एंड तक देखें एंड आई मस्ट से कि आपको पक्का आपको समझ में आने वाला है। ठीक है, तो आपके प्रीशियस टाइम को विदाउट वेस्ट करते हुए चलिए हम लोग डायरेक्ट टॉपिक पे आते हैं। और आप सभी का यहाँ पे बहुत बहुत वेलकम है। और स्टूडेंट, मेक श्योर टू सब्सक्राइब आवर चैनल एंड जो भी साइंस में इंटरेस्टेड है आप लोग भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और मिलकर सपोर्ट भी जरूर कीजिएगा। तो चलिए अब हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। सो इसके प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने यहाँ पे रेजिस्टेंस के बारे में पढ़े थे। ठीक है, तो भाई रेजिस्टेंस पहले थोड़ा सा चीज को हम लोग यहाँ पे समझते हैं। ठीक है, अगर प्रीवियस वीडियो नहीं देखे तो आप लोग देख सकते हैं, पहले यहाँ पे समझ लीजिए। तो क्या कह रहे हैं हम कि कोई भी कंडक्टर में, मतलब कि कोई भी मटेरियल में इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होने का मतलब क्या है कि इलेक्ट्रॉन का फ्लो होना। क्लियर? एकदम अच्छे से एकदम समझिए, बहुत ही इजी से समझाने का यहाँ पे ट्राई कर रहे हैं। सो कोई भी कंडक्टर में अगर करंट अगर फ्लो हो रहा है मतलब कि वहां पे क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहा है। क्लियर है भाई? तो इलेक्ट्रॉन, आपको क्या लगता है कि इलेक्ट्रॉन क्या एक एंड से दूसरे एंड तक बहुत इजी वे में फ्लो कर जाता है? नो, दैट्स नॉट राइट। इलेक्ट्रॉन को भी फ्लो होने में बहुत मेहनत लगता है। ठीक है, वो भी बहुत सारे ऑब्स्टेकल को, बहुत सारे स्ट्रगल को करके आगे बढ़ते हैं। जैसे कि कोई भी सक्सेस ऐसे ही नहीं पा जाता, उनको भी बहुत ज्यादा स्ट्रगल करना पड़ता है। वैसे ही हमारे इलेक्ट्रॉन को भी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक आने के लिए बहुत सारा स्ट्रगल करना पड़ता है, बहुत सारे ऑब्स्टेकल करना पड़ता है। उसमें क्या होता है, बहुत सारे ऑब्स्टेकल आते हैं, जैसे कि एटम से लड़ना पड़ता है, एटम के न्यूक्लियस से, न्यूक्लियस से लड़ना पड़ता है। एंड ड्यू टू दिस, इसके कारण क्या होता है कि हम लोग होम में जो भी अप्लायंसेस यूज करते हैं, देखिएगा वो हीट हो जाता है। ये इसी का रीजन है। ठीक है, कैसे भाई? सिंपली आप जैसे कि फोन को चार्ज जब देते हैं तो आप देखिएगा फोन का बैक में छू करके तो क्या होता है, वो गर्म हो जाता है। लैपटॉप हम लोग यूज जो करते हैं वो भी हीट हो जाता है। तो इसमें क्या रीजन है भाई? फोन चार्ज दे रहे हैं ना कि शांत से चार्ज हो जा, बस हो गया। तो ये हीट होने का रीजन क्या है? यही जो ऑब्स्टेकल जो होता है ना, वो जो अपोज जो करता है, वही लड़ते लड़ते क्या होता है, इलेक्ट्रॉन वो हीट हो जाता है। ठीक है, एंड ड्यू टू दिस हमारे अप्लायंसेस, हम लोगों को क्या लगता है, वो हीट लगता है, वो काइनेटिक एनर्जी से हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। तो देखिए बहुत अच्छे समझ में आएगा। इट इज रेफर टू द मेजर ऑफ ऑपोजिशन ऑफ करंट फ्लो। समझ रहे हैं? करंट जो फ्लो जो हो रहा है ना, उसका क्या है, ऑपोजिशन है। फ्लो इन द पर्टिकुलर इलेक्ट्रिकल सर्किट। ठीक है, एक इलेक्ट्रिक सर्किट में जो करंट का जो फ्लो जो होता है ना, उसको अपोज करता है, उसको रोकता है, उसको क्या कहते हैं हम लोग, रेजिस्टेंस कहते हैं। तो भाई जिसमें जैसे कि कंडक्टर हो गया, उसमें फ्लो होता है, रेजिस्टेंस भी डिपेंड यही चीज में करेगा कि कंडक्टर, इंसुलेटर, बाकी हमारे सेमीकंडक्टर सब में अलग अलग वे में होगा। ठीक है, जिसमें जितना ज्यादा रेजिस्टेंस आएगा उसमें उतना धीमी वे से क्या होगा, हमारा करंट फ्लो करेगा। सो हमारा रेजिस्टेंस हम लोग प्रीवियस में भी पढ़े थे, यहाँ भी हम लोग थोड़ा सा ओवरव्यू इस चीज का ले लिए। सो यहाँ पे क्या हो रहा है कि एसआई यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस क्या होता है, ओम होता है। और ओम्स लॉ से ही हम लोगों को क्या मिला था, V इज इक्वल्स टू IR। क्लियर है? मतलब कि V हमारा पोटेंशियल डिफरेंस एंड करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। पोटेंशियल डिफरेंस मतलब वोल्टेज अगर बढ़ेगा तो जाहिर सा बात है करंट भी बढ़ेगा, करंट अगर बढ़ेगा तो वोल्टेज भी बढ़ेगा। क्लियर है? और हमारा ये R क्या था, यही था हमारा रेजिस्टेंस। सो इस फॉर्मूला से हम लोग R बहुत इजी से निकाल सकते हैं। क्या? R इज इक्वल टू V/I। ठीक है, और इसके प्रीवियस में एक क्वेश्चन हम लोग किए थे क्या कि 1 ओम को कैसे डिफाइन कर सकते हैं, वो भी बहुत अच्छे से स्टेटमेंट करके हम लोग लिखे थे। यहाँ पे आप लोग जनरल देख लीजिए, 1 ओम इज इक्वल टू क्या होता है, 1 वोल्ट बाई 1 एम्पियर। जब 1, कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, हम लोग का क्या है, फैक्टर ऑन विच रेजिस्टेंस डिपेंड। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये हमारा, क्या कि भाई कोई भी मटेरियल में ऐसा कौन कौन सा फैक्टर है जो कि उस पर डिपेंड करेगा उसके रेजिस्टेंस का। ठीक है, मतलब कि रेजिस्टेंस जो है वो डिपेंड करेगा ऐसे कौन से फैक्टर में मटेरियल का। तो यहाँ पे देख लीजिए, अकॉर्डिंग टू NCERT यहाँ पे 4 फैक्टर दिया गया। इन चारों फैक्टर मोस्ट इंपॉर्टेंट है, समझते जाइए एक एक करके। ठीक है, पहला हमारा क्या है, लेंथ ऑफ द वायर। क्या है? लेंथ ऑफ द वायर। कोई भी वायर का लेंथ अगर बढ़ा हुआ है तो उसका रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा। मतलब कि अगर लेंथ अगर इंक्रीज अगर कर रहा है तो उसका क्या होगा भाई, उसका रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा। कैसे?
अब आप समझ लीजिए कोई भी भीड़ भाड़ सा रास्ता है, बहुत लंबा सा रास्ता है, ठीक है, और आपको उसको पार करके जाना है। तो अब जाहिर सा बात है कि आपको उसको पार करने में बहुत मेहनत लगेगा, इधर ठेलाएगा उधर ऐसे ऐसे करके जाना पड़ेगा। सो अगर वायर भी अगर इतना अगर लंबा अगर है तो उसको तो उतना ज़्यादा दूर तक तो उसको कवर भी तो करना है, मतलब कि इसका रेजिस्टेंस भी तो इंक्रीज होगा, है ना। तो इसीलिए हम लोग क्या कह सकते हैं कि लेंथ ऑफ द वायर अगर बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस भी हमारा क्या होगा, बढ़ेगा। सेकंड पॉइंट क्या है, क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ वायर। कोई भी वायर का क्रॉस सेक्शनल एरिया मतलब समझ लीजिए ये जैसे कि हमारा वायर हुआ, वायर कैसे होता है, सिलिंड्रिकल शेप ही ना होता है। तो ये जो हुआ इसे हम लोग क्या कहते हैं, इसे हम लोग कहते हैं क्रॉस सेक्शनल एरिया। क्लियर है। तो अगर क्रॉस सेक्शनल एरिया अगर बढ़ा हुआ अगर है तो उसका रेजिस्टेंस कम होगा। कैसे भाई, क्रॉस सेक्शनल एरिया अगर बहुत अगर बढ़ा हुआ अगर है तो उससे क्या होगा कि करंट ज़्यादा फ्लो होगा, और अगर करंट अगर ज़्यादा अगर फ्लो अगर होगा तो करंट बहुत इजी से आ जाएगा, और करंट अगर इजी से अगर आएगा तो वहाँ पे उसको रुकावट ज़्यादा सामना नहीं करना पड़ेगा, मतलब कि उसका रेजिस्टेंस कम होगा। क्लियर है। तो हम लोग का यहाँ पे क्या है, ये पहले से बिल्कुल ऑपोजिट, मतलब कि अगर एरिया अगर बढ़ेगा तो यहाँ पे रेजिस्टेंस क्या होगा, घटेगा। क्लियर है। पहला वाला क्या था, लेंथ अगर बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा, दूसरा वाला क्या है कि एरिया अगर बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस घटेगा। और यही दो पॉइंट को लेकर के हम लोग तीसरा वाला जो कि दोनों से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारा क्या, कि नेचर ऑफ मटेरियल ऑफ वायर। कोई भी वायर का जो नेचर को हम लोग कैसे समझते हैं, ठीक है, कोई भी नेचर को, जैसे कि कोई भी वायर हम अगर आपको अगर बोलेंगे कि लकड़ी का ही अगर मान लीजिए कि वायर टाइप का शेप करके बना दिए, एक प्लास्टिक का भी बना दिए, एक कॉपर का बना दिए, तो क्या आप प्लास्टिक का वायर में क्या हम लोग का इलेक्ट्रिसिटी उसमें फ्लो कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे, दैट्स नॉट पॉसिबल। ठीक है, वुड का भी हम लोग नहीं कर पाएंगे, क्यों भाई, क्योंकि वो सारे क्या है, इंसुलेटर है, ठीक है, उसमें करंट पास नहीं होगा। एंड वही हम लोग अगर कॉपर का अगर वायर में अगर करेंगे तो उसमें करंट पास होगा। मतलब कि ये क्या बताता है, ये नेचर बताता है। तो नेचर को बताने के लिए ऐसे ही हमारा एक पॉइंट आया यहाँ पे, कौन आया भाई, न रेजिस्टिविटी आया। ठीक है, और रेजिस्टिविटी को हम लोग किससे हम लोग यहाँ पे सिंबल से बताते हैं, रो। ठीक है, ये जो सिंबल जो है इसको RHO मतलब रो से हम लोग यहाँ पे दिखाते हैं। तो नेचर ऑफ मटेरियल ऑफ वायर किस पे डिपेंड करेगा, रेजिस्टिविटी पे डिपेंड करेगा। अब ये रेजिस्टिविटी आप लोग बहुत जगह सुनिएगा, जैसे कि हम लोग रेजिस्टेंस को सुने, ठीक है, इसीलिए इस रेजिस्टिविटी कंसेप्ट को अब हम लोग यहाँ पे समझते हैं बहुत ही आसान तरीके से। देखिए, जैसे कि अब इसका फॉर्मूला भी देखिए हम लोग कितना ईजी से निकालते हैं। पहला वाला भाई क्या था, लेंथ ऑफ वायर, मतलब अगर लेंथ बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा, ठीक है। और इसमें क्या था कि क्रॉस सेक्शनल एरिया में क्या था कि ये इसके क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ये है डायरेक्ट प्रोपोर्शनल, ये है इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ठीक है, मतलब कि हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं ना कि R इज डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू L एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू A। क्लियर है, कह सकते हैं ना, मतलब कि R जो है, ये R जो हमारा जो था ये डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू L था, और दूसरा से हम लोगों को क्या मिला कि R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया, और ये दोनों को जब हम लोग जब मिला दिए तो हम लोगों को क्या मिल गया कि R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। एंड दिस इज जब ये जो हमारा जो प्रोपोर्शनलिटी जब हटा तो सबसे अच्छा यहाँ पे हमारा जो कांस्टेंट टर्म कौन आएगा, रो आएगा। तो हम लोग यहाँ पे इसको क्या लिख देंगे, R इज इक्वल्स टू यहाँ पे लग जाएगा एंड रो L/A, और यही तो है हमारा रेजिस्टिविटी, है ना, यही तो है हमारा रेजिस्टिविटी। और ये फॉर्मूला देख करके आप इतना डर जाते हैं, डरने का तो कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे, क्योंकि हम लोग फैक्टर को ही तो देख करके रेजिस्टिविटी यहाँ पे निकाल रहे हैं। रेजिस्टिविटी डिपेंड अपॉन द मटेरियल, कि मटेरियल कैसा है। अब वो एलो है ना, सेमीकंडक्टर है ना, कंडक्टर है ना, इंसुलेटर है, कौन बताता है, ये सारा कुछ तो रेजिस्टिविटी से ही तो पता चलता है। ठीक है, कि कोई भी मटेरियल कैसा है, उसका नेचर कैसा है, क्या उसमें करंट अच्छा से फ्लो कर पाएगा या फिर नहीं फ्लो कर पाएगा, या फिर क्या होगा क्या नहीं, सब कुछ यही बताता है कि कौन एलॉय है, कौन सेमीकंडक्टर है, राइट। तो ये हमारा क्या हुआ, ये हमारा हुआ रेजिस्टिविटी। एंड द फोर्थ वन, टेम्परेचर। देखिए, टेम्परेचर इंडिविजुअली कोई भी फॉर्मूला में नहीं आता है। व्हाई, बिकॉज टेम्परेचर यहाँ पे हम लोग डायरेक्टली डिपेंडेंट ऑन किस पे, रेजिस्टिविटी पे ही डिपेंड करता है। मतलब कि अगर टेम्परेचर अगर बढ़ेगा तो देखिए तो रेजिस्टिविटी भी बढ़ेगा, ठीक है, रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा वायर में। कैसे भाई, ये चीज देखिए, समझिए। मान लीजिए कि कोई भी वायर का टेम्परेचर बढ़ा हुआ है, मतलब कि वो बहुत हीट है। अगर वो हीट है तो उसके अंदर का इलेक्ट्रॉन बहुत एक दूसरे से कोलाइड कर रहा है। अगर कोलाइड अगर कर रहा है तो उसमें इलेक्ट्रॉन को फ्लो होने में प्रॉब्लम ज्यादा आ रहा है, मतलब कि रेजिस्टेंस बढ़ रहा है, एंड ड्यू टू दिस रेजिस्टिविटी भी इंक्रीजेस इसका होगा। ठीक है, सो अगर एग्जाम में अगर आए तो आपको यहाँ पे चारों पॉइंट को डिटेल में बताना है।
क्लियर है? आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। अगर नहीं भी समझ में अगर आ रहा होगा, आप वीडियो को एक बार 2 बार करके देखिए एंड श्योरली मैं यहाँ पे आपको बता सकती हूँ कि आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, एंड थर्ड वन हमारा इंपॉर्टेंट क्या है भाई, रेजिस्टिविटी को अब हम लोग यहाँ पे डिफाइन करते हैं। देखिए रेजिस्टिविटी को एक और टर्म से हम लोग यहाँ पे कहते हैं क्या, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। अब कहीं पे अगर स्पेसिफिक रेजिस्टेंस करके अगर लिखा है तो वहां पे कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं होना है। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस मतलब ही होता है रेजिस्टिविटी। ठीक है, सो रेजिस्टिविटी इज डिनोटेड बाय रो। क्लियर है? और इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, इट इज मेजर ऑफ रेजिस्टेंस वायर 1 मीटर लेंथ एंड 1 मीटर स्क्वायर एरिया। ओके, क्लियर है? इस तरीके से भी आप लोग लिख सकते हैं, किताब में भी लिखा गया है। इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल। ठीक है, ये क्या है, मटेरियल का एक प्रॉपर्टी है। ठीक है, ये क्या है, मटेरियल का एक प्रॉपर्टी है। ऑफर रेजिस्टेंस इन द पाथ ऑफ करेंट। पाथ ऑफ करेंट में रेजिस्टेंस को क्या करता है, ऑफर करता है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, रेजिस्टिविटी कहते हैं। अब रेजिस्टिविटी का यूनिट ये भी तो निकालना है। बहुत अच्छे से आएगा, आप सिर्फ एक एक पॉइंट को यहाँ पे देखते जाइए क्या कह रहे हैं। देखिए यहाँ पे हमारा क्या है, यूनिट अगर हम लोग अगर इसका अगर निकालते हैं किसका, रेजिस्टिविटी का, तो यूनिट में आप देखिए क्या होगा भाई, हम लोग को मिला ना रेजिस्टिविटी, मतलब हम लोग को क्या मिला, रो एल बाई ए। यहाँ तक तो क्लियर है? ठीक है, इसका यूनिट हम लोग देखिए निकाल रहे कितना अच्छे से, आर इज इक्वल्स टू रो एल बाई ए। रो का हम लोगों को नहीं पता है कुछ, ठीक है, नहीं पता है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, रेजिस्टेंस का तो हम लोगों को पता है, ओम क्या होता है, यूनिट ओम होता है। इसमें आप लोग ओम लगा दीजिए। ठीक है, ये जैसा है इसको वैसे ही रख दीजिए। लेंथ का क्या होता है भाई, मीटर होता है। एंड एरिया क्रॉस सेक्शन का क्या होता है, मीटर स्क्वायर होता है। सो मीटर एंड मीटर स्क्वायर से इससे कट जाएगा, ये मीटर जाकर के इसके साथ इंटू हो जाएगा, तो ये हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा, ओम मीटर इज इक्वल्स टू रो। क्लियर है? सो रो का आपको यूनिट यहाँ पे क्या मिल गया, ओम मीटर मिल गया। ठीक है, सो इसको हम लोग ऐसे भी ऐसे दे सकते हैं, क्या ये ओम मीटर हमारा हुआ क्या, रो का यूनिट। ठीक है, या फिर आप यहाँ पे ओम एम ऐसे भी आप बोल सकते हैं इसको। क्लियर है? सो आप इसका यूनिट भी देखिए रेजिस्टिविटी का कितना इजी तरीके से यहाँ पे निकाल लिए हैं। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा चीज को, क्योंकि हर एक चीज बहुत ही क्लियरली है, कुछ तो किया ही नहीं है ना। यहाँ पे हम लोग पढ़े हैं यहाँ पे ओम्स लॉ में। ठीक है, रेजिस्टेंस में हम लोग पढ़े कि रेजिस्टेंस का यूनिट ओम होता है। लेंथ का हम लोग जानते क्या होता है भाई, मीटर होता है। एंड एरिया इसका क्या होता है, मीटर स्क्वायर होता है। मीटर से 1 मीटर कट गया, हमारा रो जैसा था वैसा ही है, ये इसके साथ यहाँ पे जाके इंटू हो गया। सो रो मीटर इज इक्वल्स टू ओम मीटर इज इक्वल्स टू रो। क्लियर है? सो हमारा यहाँ पे क्या निकल गया, रेजिस्टिविटी का यूनिट भी निकल गया। सो आज हम लोग यहाँ पे क्या क्या पढ़े, रेजिस्टेंस हम लोग समझे, मतलब कि करंट का फ्लो को जो अपोज करता है, जितना भी जो ऑब्स्टेकल जो लाता है इन द पाथ ऑफ करंट फ्लोइंग ऑन द मटेरियल। क्लियर है? और इसका हम लोग यूनिट भी देखें। ठीक है, हम लोग इसका फॉर्मूला भी देखें। सेकेंडली द फैक्टर ऑन विच रेजिस्टेंस डिपेंड, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। देखिए कंडक्टर का ऑलमोस्ट नील होता है रेजिस्टेंस, सेमी कंडक्टर का रेजिस्टेंस होता है, बट इंसुलेटर हैविंग हाई रेजिस्टेंस। और इसका जो वैल्यू सब जो है ना आपका एनसीईआरटी बुक में बहुत अच्छे से एक टेबल में दिया गया है, कंडक्टर का, एलॉय का, इंसुलेटर का। ठीक है, इसमें तो ऑलमोस्ट कंडक्टर का बोलिए 10⁻⁸ तक ऐसे जाता है, इंसुलेटर का 10⁻13 14 ऐसे करके है, समझ रहे? इसीलिए इसमें सब बहुत ज्यादा हाई रेजिस्टेंस है। बाकी आपको ये सारे जो वैल्यू जो इसको रटना नहीं है, क्योंकि कोई भी अगर क्वेश्चन अगर रहेगा एग्जाम में तो वहां पे दिया हुआ रहेगा वैल्यू। सो ये टेंशन लेने का बिल्कुल जरूरत नहीं है आपको, बस आप देख लीजिएगा टेबल, एज अ नॉलेज आप इसको जान सकते हैं। टेबल दिया गया है एनसीईआरटी बुक में, देख सकते हैं। ठीक है, सो हम लोग यहाँ पे फैक्टर भी पढ़े जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। एंड थर्ड वन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑल्सो, दैट इज स्पेसिफिक रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी। ठीक है, ये बहुत बार आया हुआ भी क्वेश्चन है और आपको न्यूमेरिकल्स में बहुत ज्यादा हेल्प करने वाला है, इसीलिए पहले हम लोग कंसेप्ट चीज को बहुत अच्छे से पढ़े, अब न्यूमेरिकल को भी हम लोग कवर अप जरूर करेंगे। सो आज का ये वीडियो बस हमारे ये सारे 3 टॉपिक में ही रहा, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड आई होप कि आपको समझ में जरूर आया होगा। अगर समझ में आया है तो मिलकर सपोर्ट जरूर करें एंड फ्रेंड के साथ आप लोग शेयर जरूर करें। तो चलिए हम लोग मिलेंगे फिर से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग हंसते रहिए, खुश रहिए। जय हिंद।